हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में आपने अभी तक 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। चौथा चैप्टर चल रहा है मोशन इन ए प्लेन, और इस चैप्टर में हम आज बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है रिजॉल्विंग ए वेक्टर और इन रिजॉल्विंग ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। इसमें हम वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिजॉल्व करने वाले हैं कि जो कंपोनेंट्स जो आपने देखे हैं अभी तक सुने हैं और बोर्ड पे भी बताए गए हैं कि एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, उसमें हम एक में साइन थीटा जोड़ देते हैं, एक में कोस थीटा जोड़ देते हैं। वो कंपोनेंट बने कैसे हैं, किस तरीके से वो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो एग्जाम्पल से शुरुआत किया जाए, कैसे एक वेक्टर दो वेक्टर्स में टूट जाएगा, वैसा ही एक एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे। हमेशा की तरह हम सिंपल एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, कुछ ऐसा जहां पर कि फोर्स रहेगा, क्योंकि फोर्स को समझना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। तो ये मान ले एक वेइंग मशीन है और ये है वो निडल जिससे कि हम मेजर करते हैं वेट। सो हमने यहां पर क्या किया, ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया, एक बड़ा सा ब्लॉक। इसके कारण क्या हुआ, हमने देखा कि वेइंग मशीन का रीडिंग जो है कुछ इतना है। मान लीजिए 1 किलोग्राम का रीडिंग बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे फोर्स लगाएंगे अलग अलग डायरेक्शंस में और हम देखेंगे उस रीडिंग का क्या होगा और इस ब्लॉक पे कैसा एक्सीलरेशन बनेगा। तो हम 3 केसेस कंसीडर करेंगे। सो 2 और ये 3 केसेस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स जो अप्लाई करेंगे वो फोर्स कुछ ऐसा होगा, फोर्स सीधा नीचे की तरफ होगा, ऐसे नीचे की तरफ हम फोर्स लगाएंगे। तो इसमें जो वेट ये दिखा रहा था किसके कारण हो रहा था, इस बॉडी पे नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा था mg, जिसके कारण यहां पर हमें रीडिंग दिख रहा था। अब वो mg तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ हम इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हम इस बॉडी को दबा रहे हैं नीचे की तरफ। आप अगर इस बॉडी को नीचे की तरफ दबाएंगे तो क्या होगा, वैसे इस पे mg भी एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में mg भी है। सो होगा क्या, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग बढ़ जाएगा। आप इसे इमेजिन करने का कोशिश करें, प्रैक्टिकली इमेजिन करने का कोशिश करें। आप सोचे कि आप इसे दबा रहे हैं तो वेइंग मशीन में ये रीडिंग का क्या होगा, रीडिंग बढ़ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, अगले केस में हम इस पे फोर्स तो अप्लाई करेंगे लेकिन फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर हम इस ब्लॉक को हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में पुश करेंगे तो क्या ये रीडिंग बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आप इसे प्रैक्टिकली करके देखें, अपने हाथ पे एक ब्लॉक रखें और उस ब्लॉक को हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में पुश करें। आप हाथ को हॉराइजॉन्टली रखें, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखें, फिर उसे पुश करें। आप देखेंगे जितना वेट आप फील कर रहे थे उस ब्लॉक का, अब भी उतना ही फील करेंगे। इस डायरेक्शन में जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका वेट नहीं बढ़ रहा है। अब एक स्पेशल केस हम कंसीडर करेंगे। यहां पर हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स न तो इस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और न ही वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, बल्कि इसे हम कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, जितना फोर्स हम यहां पर लगा रहे थे, मान ले 2 न्यूटन का, उतना ही हम यहां भी लगा रहे हैं, और उतना ही 2 न्यूटन का ही फोर्स हम यहां भी लगा रहे हैं। तो इन तीनों केसेस को अगर कंसीडर करें, 2 न्यूटन का फोर्स लेंथ बराबर होना चाहिए। सो ऐसा, सो तीनों केसेस को अगर कंसीडर करें तो आप क्या पाएंगे, देखें, आप इमेजिन करें। इमेजिन नहीं करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इस केस में क्या होगा, क्या ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम अगर इसे ऊपर से नीचे की तरफ दबाएंगे तो इसमें इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं मिलेगा इसे, तो एक्सीलरेशन 0 होगा। लेकिन इस केस में, इस दूसरे वाले केस में, यहां पर आपको दिखेगा एक एक्सीलरेशन यहां प्रोड्यूस हुआ है इस डायरेक्शन में, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है। तीसरे केस में क्या होगा, इस केस में आप पाएंगे कि ये जो वेट है, जो वेट यहां पर बता रहा है, ये रीडिंग जो है, ये रीडिंग थोड़ा बढ़ेगा। आप इस इंक्लाइंड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं बॉडी को, और ये बॉडी थोड़ा सा एक्सीलरेटेड भी हुआ, लेकिन इस एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड इतना नहीं होगा। इस केस में ये बड़ा तेजी से मूव करेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन इस केस में अगर आप इस डायरेक्शन में पुश करेंगे तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो इसका एक्सीलरेशन बहुत कम होगा, लेकिन इसका वेट भी बढ़ेगा।
वेट बढ़ेगा इन द सेंस मुझे कहना चाहिए था रीडिंग जो है वो बढ़ेगा, वेट तो बॉडी का उतना ही रहेगा। सो फर्स्ट केस में ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, एफ फोर्स जो लगा रहा है वो एफ फोर्स बिल्कुल नीचे की तरफ है, इसीलिए इसका रीडिंग बढ़ रहा है। दूसरे केस में ये जो एफ है, फोर्स है, वो थोड़ा भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है इस रीडिंग पे। और तीसरे केस में एफ जो कि ये फोर्स जो है ये इंक्लाइन डायरेक्शन में है, तो थोड़ा बहुत ये इस डायरेक्शन में भी काम कर रहा है और थोड़ा इस डायरेक्शन में भी काम कर रहा है। तो हो गया ना, एक ही फोर्स, ये एफ फोर्स हमने लगाया, ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में एक्ट करने लगा और थोड़ा सा इसका पार्ट इस डायरेक्शन में एक्ट करने लगा। तो यही फोर्स हमने लगाया, एक फोर्स वो दो पार्ट में टूट गया, वो एक पार्ट इस डायरेक्शन में बॉडी को मूव करवाएगा, एक पार्ट ये रीडिंग जो है इस रीडिंग को बढ़ाएगा। तो इसी तरह से तरह तरह का सिचुएशन में हमें ऐसा भी दिखता है कि एक वेक्टर ये अपने दो कंपोनेंट्स में टूट जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो दो डायरेक्शन में एक्ट करता है एक वेक्टर, वो दोनों जो डायरेक्शन है दोनों का वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है। अब चलिए ये हमें मेजर करना है कि ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स बनेगा और इस डायरेक्शन में जितना फोर्स बना उसके साथ इस मेन फोर्स का जो कि हम लगा रहे थे उसका क्या रिलेशन होगा। रिलेशन पता करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जैसे कि इससे पहले हमने बात किया था कि एक अगर बॉडी रहे उस पे अगर दो फोर्सेस एक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल पहला फोर्स कुछ ऐसा और दूसरा फोर्स जो है वो दूसरा फोर्स कुछ ऐसा, तो होता क्या है, इस पे एक रिजल्टेंट फोर्स बनता है। इस बॉडी पे लगता है मानो एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, वो रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा। कैसे हम इसे पता लगाते हैं, हम वेक्टर एडिशन से इसे पता लगाते हैं। इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जोड़ दे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर ये मिलेगा। तो मैं अगर इसे शिफ्ट करके यहां ले आता हूं, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, इसके हेड के साथ इसके टेल को जोड़ दूं और फिर जहां से हमने शुरुआत किया था वहां से अगर फाइनल वेक्टर तक, फाइनल वेक्टर के हेड तक मैं एक वेक्टर बनाता हूं तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यह है वेक्टर एडिशन, मतलब कि दो वेक्टर मिला के कैसा एक वेक्टर बनाएगा। तो अगर इन दोनों का मिला जुला असर ये होता है जो कि हम वेक्टर एडिशन से पता लगाते हैं, तो फिर जब ये वेक्टर टूटा दो पार्ट्स में, इसमें और इसमें, तो फिर ये जिन दो पार्ट्स में टूटा उन दोनों को जोड़ने से तो यही बनना चाहिए। अगर मैं एक नंबर है मान लीजिए 5 को मैं स्प्लिट करता हूं दो पार्ट्स में, 5 को मैंने तोड़ दिया 3 और 2। फॉर एग्जाम्पल एक स्टिक था लंबा सा 5 इंच का था ये, और मैंने इसे तोड़ दिया दो पार्ट्स में, एक तो 3 इंच का बन गया, दूसरा 2 इंच का बन गया, बनेगा ही। तो फिर इन दोनों पार्ट्स को जब आप जोड़ेंगे तो आपको 5 ही मिलने वाला है। उसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि जब हम इस एफ वेक्टर का जो दो कंपोनेंट्स है, एक तो ये दूसरा ये, जब इन दो कंपोनेंट्स में ये फोर्स टूट जाएगा तो इन दो कंपोनेंट्स को जोड़े तो फिर आपको यही मिलना चाहिए एफ। सो यहां से आगे हम कह सकते हैं ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, चलिए इन दोनों को नाम दे देते हैं। एक को हमने नाम दे दिया एफ एक्स और दूसरे को नाम दे दिया एफ वाई। एफ एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ये फोर्स है और एफ वाई मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये फोर्स रिजॉल्व हुआ, या फिर कहें उसका कंपोनेंट बना, एफ फोर्स का कंपोनेंट बना। हमें एफ एक्स को एफ के टर्म में और एफ वाई को एफ के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। हमें देखना होगा इनके बीच रिलेशन कैसा है। तो मैं ऐसे फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। तो चलिए ये हो गया, ये वाला फोर्स जो है एफ, दो कंपोनेंट्स में ये टूटा, एक तो कंपोनेंट ऐसा बना और दूसरा जो कंपोनेंट है उसी के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बना कुछ ऐसा। इसका मतलब इसे और इसे जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वेक्टर बनना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसी वेक्टर को मैं शिफ्ट करता हूं पैरेलली। तो मैं जब शिफ्ट करूंगा पैरेलली तो ये कुछ ऐसा बनेगा और इसका वेक्टर सम जो होगा ये इसके बराबर होगा। तो चलिए जो कंपोनेंट्स है, एक तो हमने इसे नाम दिया था एफ एक्स और इसे नाम दिया था एफ वाई। इसे आप यहां से मिटा सकते हैं, जो आप मिटा दे इसे तो बेहतर समझ में आएगा। और ये जो फोर्स था, ये मेन जो फोर्स था ये एफ था।
तो आप यहां पर देखें एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड इसके और इसके साथ किसी तरह से रिलेटेड होगा और दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो हम इसे बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। यहां पर एक इंफॉर्मेशन और गिवन होना चाहिए कि ये जो एंगल है किसी के साथ भी, चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल रहे या फिर वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल रहे, ये एंगल आपको पता होना होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि ये एंगल जो है ये बताया गया है और ये थीटा है। मतलब जो फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं उस बॉडी पे, जो भी बॉडी हो, जो फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं उसे जब हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उन दोनों कंपोनेंट्स में से किसी एक के साथ वो कितना एंगल बनाएगा ये बता दिया गया है, ये आपको पता होना ही होगा। सो ये बता दिया गया साथ ही साथ, तो ये एंगल है थीटा। इस फिगर में अगर उसी एंगल को देखें तो वो एंगल कुछ ऐसा बन जाएगा थीटा। आप यहां पर एफ एक्स और एफ वाई को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि एफ जो है, एफ का मैग्नीट्यूड जो है वो गिवन है, वो आपको पता है। सो आपको जो पता है ये इसका मैग्नीट्यूड है। सो मैं यहां से एरो हटा देता हूं। सो यहां ये एफ जो है ये इसका लेंथ को बताएगा, हाइपोटेन्यूज का लेंथ को बताएगा। ये ट्राइंगल जो है ये राइट ट्राइंगल है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। यहां से अगर आप साइन ऑफ थीटा कंसीडर करते हैं या फिर कोसाइन ऑफ थीटा कंसीडर करते हैं तो आप एफ के साथ इन दोनों में से किसी एक को इंटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कंसीडर करता हूं यहां पर साइन ऑफ थीटा। सो साइन ऑफ थीटा, जैसे कि हमें पता है ये एंगल है थीटा, तो साइन ऑफ थीटा होगा ऑपोजिट साइड ये डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एफ वाई, इसका वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एफ। तो यहां से हम सिंपली कह सकते हैं एफ वाई, हमें इसे पता करना था, एफ तो गिवन था, एफ वाई इज इक्वल टू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। सो अगर एफ का वैल्यू आपको पता हो, बता दिया जाए कि आप कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि इस एफ एक्स के साथ ये कितना एंगल बना रहा है जो कि थीटा है, गिवन है इस केस में, तो ये नोन टर्म है, ये नोन टर्म है, इन दोनों से आप इसे पता कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कोसाइन ऑफ थीटा को कंसीडर करते हैं तो आप पाएंगे ये बराबर होगा, ये थीटा है, कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट जो कि एफ एक्स है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। सो यहां से आप कह सकते हैं एफ एक्स जो होगा ये बराबर होगा एफ इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो एफ गिवन है, जैसे कि हमने बात किया थीटा भी गिवन है, तो एफ एक्स भी हम पता लगा सकते हैं। सो इस तरह से एक फोर्स जो दो कंपोनेंट्स में टूट जाएगा उन दोनों का मैग्नीट्यूड हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं यहां पर छोटा सा रिवाइज करने के लिए। अगर मान ले एक फोर्स ऐसा हुआ, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रिजॉल्व होगा, तो पहला डायरेक्शन जो है वो ऐसा डायरेक्शन है और दूसरा डायरेक्शन जो है वो ऐसा डायरेक्शन है, और गिवन एंगल जो है ये एंगल ये थीटा है। आपको बता दिया गया कि एक फोर्स यहां पर एक्ट हो रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है। आपको ये पता करना है कि F1 ये वाला जो इसका कंपोनेंट है और ये F2 है, ये F2, ये दोनों होंगे कितने। तो आसानी से याद रखने के लिए आप ये समझें कि दो कंपोनेंट, जब एक वेक्टर दो कंपोनेंट्स में टूटता है तो या तो मेन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों ही केस में देखिए, इसके साथ भी रिलेशन देखिए, इसके साथ भी रिलेशन देखिए, दोनों ही केस में जो मेन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमें दिख रहा है, एक के साथ साइन ऑफ थीटा, दूसरे के साथ कोसाइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड है। शॉर्टकट तरीके से अगर आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे, दो कंपोनेंट्स, एक तो F1 और एक F2 इस केस में। सो दोनों में ही, दोनों को जब हम पता करेंगे, F1 को पता करें या फिर F2 को पता करें, दोनों में ही F का मैग्नीट्यूड रहेगा। एक के साथ साइन ऑफ थीटा, दूसरे के साथ कोसाइन ऑफ थीटा। कैसे होगा मुझे नहीं पता, कहां पर साइन होगा कहां पर कोसाइन होगा अभी मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखने के लिए देखिए यहां पर इस केस में, रेफरेंस के लिए देखिए, इस केस में मेन वेक्टर था ये, एक कंपोनेंट एफ एक्स, दूसरा कंपोनेंट एफ वाई। एफ एक्स को जब हम पता करेंगे तो चूंकि एफ के साथ जो थीटा एंगल गिवन है उसके साथ एडजेसेंट साइड जो है ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स को जब हम पता करेंगे एफ एक्स, सो एफ एक्स के केस में मल्टीप्लाइड होगा कोसाइन ऑफ थीटा, और जिसके साथ ये एंगल नहीं है, दैट मीन ये वाला साइड,
दैट मीन एफ वाई जब हम पता करेंगे तब मल्टीप्लाइड होगा साइन ऑफ थीटा। सिंपली याद रखें, जिस कंपोनेंट के साथ ये एंगल एसोसिएटेड है डायरेक्टली इस फोर्स के साथ, उस कंपोनेंट के लिए कोसाइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड होगा। कोसाइन ऑफ दैट एंगल मुझे कहना चाहिए, ये वाला एंगल थीटा की जगह अल्फा भी तो कहा जा सकता है। सो दैट एंगल, कोसाइन ऑफ दैट एंगल, तो इस केस में थीटा ही है। सो F1 के केस में F के साथ मल्टीप्लाई करना होगा कोसाइन ऑफ थीटा, और दूसरे केस में, इस केस में हमें मल्टीप्लाई करना होगा साइन ऑफ थीटा। हाँ, तो स्टूडेंट्स आज का जो आपका लेक्चर था उसमें आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर्स का रिजोल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम कैसे फर्दर डिवाइड करते हैं उनको, कि ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस बेस के ऊपर हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए वेक्टर के ही एक नए टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।